1980 का दशक, छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा कस्बा राजनांद गांव। वहां की गलियां धूल भरी थीं, लेकिन लोग सादगी और मेहनत से लबरेज थे। बहादुर अली का बचपन भी इसी मिट्टी में बीता। छोटा सा घर, माँ बाप का प्यार और सपनों की वो छोटी सी चिंगारी जो कहीं ना कहीं हर बच्चे के दिल में जलती है। मगर जिंदगी ने बहादुर अली को बहुत जल्दी बड़ा कर दिया। उनके पिता की अचानक मृत्यु ने उस छोटे से लड़के को ऐसा झटका दिया कि वो टूट सा गया। मगर उस टूटे दिल में एक आग जली, एक जुनून, एक सपना पला। अब कुछ बड़ा करूंगा, हर सपने को हकीकत बनाऊंगा। वो नहीं जानता था कि दुनिया क्या है, बस इतना जानता था कि हारना नहीं है, जीतना है, कुछ बनना है। वो आंखें जिनमें सपने नहीं बल्कि जिद पल रही थी। वो हाथ जो साइकिल के पंक्चर ठीक करने से लेकर देश की सबसे बड़ी ब्रॉयलर कंपनी में से एक का साम्राज्य खड़ा करने तक पहुंचे। ये कहानी है मेहनत को मंजिल तक ले जाने की। एग्री लेजेंड्स, धरती के लाल। और बहादुर अली साहब से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि वो अपनी वो कहानी सुनाएं जिसने इस ग्रुप को इस मुकाम पर पहुंचाया है, यानी स्ट्रगल, बचपन और सफलता की ऊंचाई तक पहुंचने वाली कहानी। बहुत महत्वपूर्ण कहानी है, ध्यान से सुनिए। 84-85 में हमने 200 मुर्गी से अपना पोल्ट्री फार्म चालू किए थे। जी सर। ये सोच के कि चलो कुछ खाएंगे, कुछ बांटेंगे और कुछ बेचेंगे। वाह सर। ये सोच के साथ चालू किया था। जब इसको किया तब पता चला कि पोल्ट्री के अंदर कैसा स्कोप है। फिर हमने जब मार्केटिंग के लिए घूमे 200 से 500 किए, फिर ऐसा लगा कि इसको बिजनेस क्यों नहीं बनाया जाए। जी सर। फिर प्रोटीन की सोच आई, फिर बिजनेस की सोच आई। तो बस इसको जब प्रोटीन वाली बात आई, बेचने की बात आई, तो मार्केट ढूंढने निकल गए हम नागपुर। फिर चलो नागपुर में जाके बेचते। जी। नागपुर में मेंटल हॉस्पिटल स्क्वायर में हमने एक दुकान, एक हमारे दोस्त की थी, उसकी दुकान। उसने हमको बोला जाए जितनी जमीन चाहिए ले ले। साला मुमराल कर रहे वो हमारे दोस्त, उन्होंने दिया। और वहाँ पे हमने जब चालू किया, चालू करने के बाद मैं जब उस दुकान में रेट खोला था, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि पहले दिन पेपर रेट खुलते साथ मैंने 1 हफ्ते के लिए मुर्गा लेके गया था वहाँ पे। जी जी। 12 बजे मेरा मुर्गा खत्म हो गया। मतलब लोगों ने आके इतना अप्रिशिएट किया प्राइस को, क्वालिटी को। तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी की टॉप ऊंचाई दिखी वहाँ पे। और उसी के बाद मेरे पास 2 बजे एक फोन आ गया अशोका होटल्स, मिस्टर अशोक सेठ का। जी। अशोक वहाँ के मालिक है, कि बहादुर मेरे को रोज 50 मुर्गा चाहिए और आप मुझे सप्लाई कर सकते हो। तो उसी अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो मैं मेरे पास प्रोडक्शन नहीं था, लेकिन मैं कहीं से भी ला के दूंगा सर आपको। ये सोच के साथ शुरू किया। वहीं से बैठे बैठे हमने बिजनेस प्लान किए। वहीं से बैठ के फिर हैदराबाद गए, चिकन लाए दिए। 2-3 साल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए स्ट्रगल किए। उसके बाद वो लाइन को हमने पिक करते हुए आगे बढ़ गए। वो हमारी सबसे पहला ऑर्डर हमारा नागपुर, हमारा बर्थ वहीं से वो जो जी हमको नागपुर ने बहुत सपोर्ट किया। जी, तो नागपुर एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो जो मंजिल वहां से मिलना शुरू हुई, वो टेक ऑफ कर गए। टेक ऑफ हो गई। एक विजन मिल गया कि मार्केट कितना बड़ा है। जी जी। और हम लोग कहाँ पीछे थे। तो हमने अपना रांगों में रह के प्रोडक्शन किया और नागपुर को सप्लाई किया। इस तरीके से हमने इसको आगे बढ़ाया। आपके ज़माने में तो उस तरह कोई मार्केट रिसर्च या उस तरह की कोई चीज़ नहीं हुआ करती थी। तो आपके पास वो कौन सा सेंस था जिससे आपने जान लिया कि इस बिजनेस में ग्रोथ है और ये बिजनेस आगे बढ़ाया जा सकता है?
जैसे हम स्टूडेंट्स पढ़ के बाहर निकले तो समझ में आया क्या बिजनेस करना चाहिए कि नौकरी करना चाहिए। तो पहले डिसाइड हुआ कि मैं नौकरी तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं फादर के साथ बिजनेस करता। उस टाइम नौकरी का उतना कंसेप्ट भी नहीं होता था, तो अपने जो बिजनेस होते थे करते थे, उसी में अपना दाल पानी चावल खा के अपना आगे बढ़ते थे। उसमें कोई ऐसा शौक भी नहीं होते थे। जब यंग हुए कॉलेज पढ़ के निकले सोचे क्या काम करना चाहिए। तो ऐसे ग्रुप में कई अच्छे लोगों के साथ बैठते थे तो पता चला कि प्रोटीन डिफिशिएंट हमारी कंट्री में है, कि आज हमारी कंट्री में जितना प्रोटीन का यूज़ होता है उसका 30% प्रोटीन, उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं 81 जब 84 85 की, उस समय तो 30% कुपोषण का दौर चल रहा था। तो दिमाग में आया कि कुपोषण दूर करने के लिए आपको क्या काम करना चाहिए। तो फिर आया प्रोटीन। तो फिर प्रोटीन में क्या होना चाहिए, तो फिर हमने बनाया चिकन प्रोटीन। हमारी सोच ये भी थी कि कोई भी बिजनेस सिलेक्शन करने टाइम ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो बिजनेस 100 साल चलना चाहिए, 200 साल चलना चाहिए। मतलब कितनी लंबी सोच रही ऐसा नहीं कि एक प्रोडक्ट की लाइफ होती 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल, तो हमने वो सेलेक्ट किया जिसकी लाइफ 100 200 500 साल हो। तो प्रोटीन एक प्रोडक्ट हमको समझ में आया और कुपोषण के दौर से हमारा भारत गुजर रहा था, तो हमने उसको बेस बनाया और वही हमारी आज स्ट्रेंथ बन के आई है। आज हम प्रोटीन सप्लाई के सबसे लार्जेस्ट कंपनी बन गई है। आईबी ग्रुप सोया चंक्स में भी है, ऑयल सॉल्वेंट में भी आ गया है। तो इतना डाइवर्सिफाई कर दिया है आपने ग्रुप को, क्या प्लान है, क्यों ये सब किया आपने डाइवर्सिफाई? आईबी ग्रुप सिर्फ प्रोटीन पे ही काम करता है। तो सोया चंक हो गया, सोया डीयूसी हो गया, टोटल ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट है। पोल्ट्री फीड हो गया, फिश फीड हो गया, सब प्रोटीन इंडस्ट्री है। कि हम सिर्फ पोल्ट्री की ही फीड नहीं बनाते हैं, हम श्रिम्प की फीड बनाते हैं, एनिमल की फीड बनाते हैं और फिश की फीड बनाते हैं। और इस तरीके से आदमियों को देने के लिए हमने अभी सोया चंक बनाया है और अंडे का भी प्रोडक्शन करते हैं। तो हमने सब तरीके से थोड़ा थोड़ा फैलाया है ताकि कभी भी कोई रिस्क है तो एक दूसरी इंडस्ट्री सपोर्ट करे। और इसका हमको बेनिफिट भी बहुत मिलता है, एक प्रॉफिट का भी सोर्स होता है, एक रिस्क भी कवर होती है और मल्टी टाइप के नॉलेज भी मिलते रहते हैं और काम आगे बढ़ जाता है। कोविड के बाद तो प्रोटीन ने और लोगों को एजुकेटेड कर दिया, प्रोटीन की डिमांड भी बढ़ी और सबसे मेन बात है कि चिकन प्रोटीन इंडिया का सबसे सस्ता प्रोटीन है, सबसे सस्ता प्रोटीन, और हर आदमी के पहुंच के इजी है। अभी हमारे पास जो हमारी इंडस्ट्री आज फेस करी है कि चिकन प्रोटीन खाने वालों की कमी नहीं है, खिलाने वालों की कमी है। आज भी हम गांव-गांव में चिकन प्रोटीन सप्लाई नहीं कर सक रहे हैं जी। इसके लिए हमारी एसोसिएशन और हम लोग सब मिलकर काम कर रहे हैं कि गांव-गांव तक चिकन प्रोटीन कैसे पहुंचाया जाए ताकि लोगों का कुपोषण से दूरी हो और हेल्दी लाइफ बने। आज तो आपकी कंपनी 11,000 करोड़ से भी बड़ी है। मैं बात तब की कर रहा हूं जब आपकी जेब में शायद 11 रुपए रहे होंगे। तो जब वो 11 रुपए रहे होंगे, वहां से गांव से ग्लोबल का वो जर्नी कैसी रही आपकी? नहीं, गांव में रह के गांव का विकास, पैसे की तकलीफ शुरू से थी और आज भी है। जितने बड़े हो जाते हैं उतनी ज़्यादा पैसे की तकलीफ होती है। छोटे में भी तकलीफ थी, लेकिन ऐसा कभी नहीं लगा कि पैसे के कारण मेरी कोई ग्रोथ रुकी है और मेरे को काम करने में रुकावट आई है। क्योंकि हमारे आसपास चाहने वाले कुछ ऐसे लोग थे जो समय समय पे हमको पैसा देते थे, हम उनको रिटर्न करते थे। बैंकों का बहुत अच्छा सपोर्ट रहता था कि बैंक के पास हमारी क्लियरिटी थी। जैसे मेरा फर्स्ट फाइनेंस हुआ था 7.5 लाख रुपए का फाइनेंस 81 में जी। तो 81 में जब मेरा फाइनेंस हुआ तो मेरे लिए 7 लाख रुपए बहुत बड़ा फिगर था। तो कुलकर्णी साहब बैंक 7 लाख बहुत बड़ी। कुलकर्णी साहब थे बैंक ऑफ इंडिया में, उन्होंने 7.5 लाख रुपए फाइनेंस किया था। तो मैं उनके पास फाइनेंस होने के बाद, डिसबर्समेंट होने के बाद गया। मैं बोला, बहादुर, मेरा सर, मेरे को ये बताइए कि आपने मेरे में ऐसा क्या देखा कि 7.5 लाख रुपए मेरे को फाइनेंस दे दी, जबकि मैंने बैंक को कोई भी कोलेटर नहीं दिया था। और बिना कोलेटर के आपने मेरे को 7.5 लाख रुपए प्रॉपर्टी इंडस्ट्री की मॉर्गेज करके कैसे दे दिए? तो बोले, नहीं, बोले देखो हम लोग आदमी में रिस्क उठाते हैं, बोले, और रिस्क उठा काम करते हैं। तुम उसके पहले जब मेरे से पैसा लेने आते थे मेरी बैंक में, तो मैं से 10,000 15,000 रुपये मांगते थे। तो जब तुम पैसा पटाते थे मेरे को, तो आके बोलते थे, सर मैंने पैसा ओडी मांगते थे हम लोग। तो मैं जाके बोलता था, सर मैं ओडी पटा दिया हो जाके, बोल के निकल जाता था। और 15 दिन बाद फिर 15,000 की ओडी लेने जाता था, राइट। फिर 15 दिन की ओडी पटाता था, फिर 15,000 रुपये पटाता था। तो बोले, तू आके पटाता था? बोलता, सर मैंने पटा दिया हो, समय पे आप चुका रहे थे। और दूसरे आदमी लोग बोलते हैं, सर मैंने पैसा दे दिया हो, सर मैंने पैसा जमा करा दिया। तो बोले, जो शब्दों का फेर जो तेरे साथ मिला मेरे को, वो मेरे को इम्प्रेस किया, बहुत खूबसूरत बात है ना। तो बोले, वो मेरे को इम्प्रेस किया, जिसके कारण मुझे लगा कि तुम देते भी हो तो इज्जत के साथ, लेते भी हो तो इज्जत के साथ। अली सर, कहाँ से आपको आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट
कहाँ लगा कि ये वो मोमेंट था जिससे मेरी ज़िंदगी पलट गई? मैंने कहीं पढ़ा था कि शायद कोई अमेरिकन कंसल्टेंट आपको मिला था किसी सेमिनार में और उसके बाद एकदम से आपकी सोच को एक दिशा मिल गई। तो सच्चा है वो किस्सा? बिल्कुल 100% सच्चा है कि 85 से 84 से मैंने 96 तक पोल्ट्री चालू किया। प्रोटीन की सोच थी कि प्रोटीन को आगे बढ़ाना है, लेकिन कैसे बढ़ाना है, क्या सोचना है, किस रोड मैप पे बनेगी मेरा जो सपना देखा था वो मैं बहुत कंफ्यूज था। 10-12 साल मुझे ऐसा लगा कि मैं काम कर रहा हूँ लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था। 96 में वर्ल्ड पोल्ट्री कॉन्फ्रेंस हुई दिल्ली में, तो वहाँ पे हम घूमते घूमते, मेरे को चूँकि अंग्रेजी नहीं आती थी ज़्यादा, तो मेरे साथ मेरे जीजा जी डॉक्टर दल्ला गए थे, मेरे बच्चे लोग गए थे जिशान और फ़हीम। तो इन लोग के साथ हम सब घूमते घूमते कोई ब्रीडिंग कंपनी में कोई एक आध जेंटलमैन बैठे थे, तो मैंने उससे कुछ क्वेश्चन किया तो उसको लगा कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ या बहुत बड़ा पोल्ट्री हूँ। तो उसने बोला यार यहाँ भीड़ बहुत है, अपन कल सुबह ब्रेकफास्ट में मिलते हैं। हम रेस्टोरेंट में गए, ब्रेकफास्ट में उसके साथ 1 घंटा बात किए होंगे। तो 1 घंटे में उसने बताया वर्ल्ड में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, और तुमको अगर इस ऊंचाई पे पहुंचना है तो ऐसा काम करोगे तो आप पहुंच जाओगे, वरना नहीं है। उसकी बेसिक पॉइंट था टेक्नोलॉजी पे कि आपको लाइव इंडस्ट्री मुर्गी बोलती कुछ नहीं है, मुर्गी की हरकतों को देख के उसके मूवमेंट को समझना पड़ता है, उसके हिसाब से अरेंजमेंट करना पड़ता है। उसके लिए उसने रोड मैप दिया, कैसे इंडस्ट्री आगे बढ़ती है, कैसे क्या होता है, उसको पूरा एक अच्छा, मतलब 1-1.5 घंटे की अच्छा डिस्कशन हुई। तो वो मेरा हो गया स्टार्टअप पॉइंट वहाँ से। और उसके बाद 96 से टिल डेट तक मैं कंटिन्यूस ग्रोथ करते हुए आगे बढ़ा, और आज भी मैं उसी रोड पे मैं चल रहा हूँ। एक स्टेटमेंट आपका बार बार मैं सुन रहा था, कुछ देख रहा था कि आपने कहा है कि आज पोल्ट्री पर डिपेंड होकर आप पोल्ट्री सेक्टर को नहीं बचा सकते। तो इसका क्या मायना था? पोल्ट्री एक रिस्की बिजनेस माना जाता है और है भी बिजनेस, ऐसे मैं बोल सकता हूँ, लेकिन आज हमारे पास तो पूरा 100% प्रोटेक्शन में है। लेकिन छोटे छोटे लोगों के लिए बहुत रिस्की बिजनेस होता है ये, कि इसके टेक्नोलॉजी के साथ रोज़ नए चेंजेस होते रहते हैं। तब इतनी बड़ी जब कंपनी बढ़ी थी तो हमने सोचा कि एक ही बास्केट में पूरे बाल नहीं होना चाहिए, राइट। हमको 2-4 बिजनेस पैरेलल होना चाहिए, जाकि हमारे इंडस्ट्री में कभी कोई लाइव इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है तो हमको सपोर्ट के लिए दूसरी इंडस्ट्री हमारे हाथ में होना चाहिए। तो 30-40% हम दूसरे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, 60-70% इसमें करते हैं। और 2006 में और एक बार 2012 में ऐसे प्रॉब्लम आया था कि जब पोल्ट्री इंडस्ट्री 100% कोलैप्स हो गई थी, तो इस सपोर्टिंग इंडस्ट्री ने हमको ऑक्सीजन दिया और हम उससे आगे बढ़ गए। तो इसलिए हम मानते हैं कि 60% पोल्ट्री होना चाहिए, 40% अदर बिजनेस, और उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आगे चल रहे हैं। आपकी इस पूरी इंडस्ट्री में मैंने देखा कि 80-90% बल्कि कहूँ, आपने गांव से लोगों को आगे लाकर उनको अपने बिजनेस में इन्वॉल्व किया है, उन्हें इवॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पीछे क्या सोच है? नहीं, जैसे मेरा बिजनेस का नेचर है गांव में रह के गांव का विकास। जैसे हमारे नांदगांव में बैठे थे, आज मेरे को नांदगांव में बैठे पूरा बचपन यहीं से गुजर है। तो आज कई लोग बोलते हैं कि रायपुर जाओ, बॉम्बे जाओ, दिल्ली जाओ, मैं नहीं जाता, कि मुझे मालूम है गांव में रह के ही गांव का विकास और हम सबसे अच्छा कर सकते हैं। गांव को शहर क्यों नहीं बनाया जाए? तो छोटे छोटे गांव में हमने देखा बेरोजगारी बहुत है, काम नहीं है, सिर्फ खेती एक बिजनेस था। तो हमने अपने पोल्ट्री फार्म में उसको पॉजिटिवनेस लिया कि ये हमारे पास पावर सोर्स है, मेन पावर है, यंग जनरेशन है। तो हमने उनको काम दिया और हमने बाहर से लेबर नहीं लाते हैं। पहले जब मैं चालू किया था तो उड़ीसा से लेबर लाते थे हम लोग काम करने के लिए, स्टाफ लाते थे, होटल लाते थे। लेकिन उसके बाद हमने एक बार डिसीजन लेके हमको छत्तीसगढ़ के लोगों को ही आगे बढ़ाना है, और उसके बाद से आज तक पूरे छत्तीसगढ़ हमारे पास 90% स्टाफ लोकल के होते हैं, और हम गांव के लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। न केवल उनको तनख्वाह देते हैं बल्कि उनके परिवार को भी, उनके बच्चों को भी आगे बढ़ाने की हम लोग कोशिश करते रहते हैं। हमारी कंपनी के साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उसके साथ हमारा बहुत एक अच्छा गहरा रिश्ता है, और इसी रिश्ते से कंपनी आगे बढ़ते जा रही है। एक लोकल कंपनी जो लोकल एग्रीकल्चर बेस से आज हम लोग ग्लोबल लेवल तक पहुंच पाए हैं। हमारे यहाँ कुल 15,000 से लेके 22,000 तक लोग हैं। जो 15,000 है वो ऑन रोल हैं, और इनडायरेक्ट एम्प्लॉय हमारे पास 7,000। आईबी ग्रुप लोगों को सिर्फ नौकरी नहीं देता, उस नौकरी के साथ उनसे एक बहुत गहरा रिश्ता जोड़ता है। तो आइए अब इस प्रेरणादायक सफर को और करीब से जानें। उस शख्स की बेटी से मिले जिसने अपने पिता के संघर्ष को नजदीक से देखा। हमारे साथ है आईबी ग्रुप के डायरेक्टर रियाजी। आपकी पहली
जो याद है अपने फादर के साथ, वो याद क्या है? हम तो बचपन से देखते हुए बड़े हुए हैं, पापा, बड़े पापा, मम्मी, हम तो एक जॉइंट फैमिली में वी वर ब्रॉट अप, और जब हम हुए तब तो देयर वाज नथिंग इन द हाउस। मतलब आई थिंक जब मेरे भाई बर्थ हुआ तब पहला टीवी या पहला फ्रिज कुछ घर पे आया था, छोटा एक टीवी आता था। वो टीवी आई रिमेम्बर जब हम छोटे थे तो हम उसको देख के बड़े हुए। कभी आपको ऐसा लगता है कि जब कभी वो क्राइसिस में होते हैं, जब कभी किसी समस्या में फंस जाते हैं, तो किसी के पास सलाह लेने जाते हैं, या वो सेल्फ मेड है 100%? नहीं, आई थिंक दोनों भाई का जो एक कॉम्बिनेशन है वो बहुत खतरनाक है। खतरनाक कॉम्बिनेशन, नहीं, थोड़ा डिफाइन कीजिए। नो, खतरनाक इन द सेंस, इन अ गुड वे, दैट दे आर सो यूनाइटेड, कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, कि वो एक दूसरे के साथ दे हैव कम अ वेरी लॉन्ग वे। आपने फादर को फैक्ट्री में भी देखा है, ऑफिस में भी देखा है, घर में भी देखा है, तो हार्ड टास्क मास्टर हैं, स्ट्रिक्ट फादर हैं, क्या है? वो स्ट्रिक्ट है जहाँ पे स्ट्रिक्ट होना चाहिए एज अ फादर, और ही इज लीनियंट वेयर जहाँ देनी चाहिए छूट। तो आई थिंक इज अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। हमेशा बोलते हैं डोंट रिएक्ट, ऑलवेज एक्ट। आप कैसे आ गए इस इंडस्ट्री में? क्या आपको लगा कि फैमिली में ये बिजनेस चल रहा है इसलिए मुझे आना है? किस चीज ने आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट किया? नहीं, किस चीज़ पे तो मैं बोलूँगी कि जैसे जैसे हम बढ़ते गए वैसे वैसे ऐसा लगा कि मैंने पहले बाहर काम किया, आई वर्क विद अ बैंक, मैंने बैंक में काम किया, उसके बाद मैं एक इंस्टीट्यूट IIM बैंगलोर में काम किया, उसके बाद मैं अपना पढ़ाई करने गई, थोड़ा वहाँ पे भी काम किया। तो कुछ साल काम करने के बाद फिर ये रियलाइज़ हुआ जब हम बाहर काम कर ही रहे तो व्हाई नॉट अपना ग्रुप फैमिली का ही बिजनेस ज्वाइन कर लिया जाए। तो दैट्स हाउ द स्टोरी स्टार्टेड हियर। आईबी ग्रुप में हमारा काम कंपनी से जुड़े हुए हजारों किसानों को तकनीकी रूप से सहायता प्रदान करना है। उस टेक्निकल सपोर्ट के लिए 3 बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं। पहला ब्रीड, दूसरा न्यूट्रिशन और तीसरा हेल्थ। अच्छे से अच्छी ब्रीड किसानों को मिल सके उसके लिए आईबी ग्रुप ने दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी एविएजन के साथ में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है, कोलैबोरेशन किया है, जिससे हमारे देश के अनुरूप हम उस जेनेटिक को डेवलप करके किसानों को दे सके। दूसरी सबसे ज़रूरी बात जो मैंने कही है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब मुर्गियों को देने वाला पोल्ट्री फार्मर्स को जो फीड लगता है वो फीड कम लागत का और सबसे अच्छा हो। उसके लिए हम लोग फीड में लगने वाले सभी अवयवों का यहाँ पर टेस्टिंग करते हैं और फिनिश फीड को भी टेस्ट करके किसानों को उपलब्ध कराते हैं, जिससे कि पोल्ट्री फार्मर्स को उनकी मुर्गियों में या पोल्ट्री में बहुत अच्छी ग्रोथ मिल सके। और तीसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम किसानों को हमारी टीम के साथ में मिलकर वहाँ जितने भी फार्म है उसमें किसी भी तरीके की बीमारी ना आए उसके लिए भी काम करते हैं। और आईबी ग्रुप ने इसके लिए एक बहुत ही पायनियर वर्क किया है जो दुनिया की नंबर 1 टेक्नोलॉजी है, जिसको इन ओवो वैक्सीनेशन बोलते हैं। मतलब अंडे में ही वैक्सीन को लगा देते हैं, जिससे कि चूजे के बाहर आने के पहले बीमारियों से लड़ने की क्षमता उसको प्राप्त हो जाती है। आईबी ग्रुप CSR एक्टिविटीज में भी बहुत ज्यादा काम कर रहा है, तो वो उसकी भी थोड़ा सा अगर कहानी आप सुना सके तो। CSR हमारा मेन पहलू रहा है कि CSR में जैसे मैं बचपन में जब पढ़ता था तो इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं थी, तो मेरी ज़िंदगी में मुझे हमेशा ये तकलीफ रही कि मेरे को इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ पाया। तो मैंने जब CSR के लिए बात किया तो मैंने पहला टारगेट बनाया कि मैं गांव के किसी बच्चे को हिंदी मीडियम पढ़ने नहीं दूंगा। बहुत अच्छी सोच है सर। और इस सोच के साथ चूंकि मैं मुस्लिम समाज को भी रिप्रेजेंट करता था, तो मैंने मुस्लिम समाज के पूरे घर के बच्चों को उठाया, लेके आया, जबरदस्ती फोर्सफुली मैंने पढ़ाया। और हमारे गांव में, जिस गांव में हमारा पोल्ट्री फार्म था या इंडस्ट्री थी, तो उनके लोगों को भी हमने रिक्वेस्ट किया कि अपने बच्चों को भेजो, फ्री ऑफ एजुकेशन दो। और आज भी हमारा फोकस ये रहता है कि गांव के बच्चे, फैक्ट्री के बच्चे और हमारे एम्प्लॉयज की सैलरी 50,000 रुपये से कम हो, उनके मकसद इंग्लिश मीडियम पढ़ना चाहिए। ओवर लास्ट 3 years एबिस ने अपना नया पहल स्टार्ट किया। एबिस एक प्रोटीन
मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। पोषण हमारा कोर वैल्यू सिस्टम में है। हेल्थ और न्यूट्रिशन इसलिए एबिस का पहल का एक बहुत बड़ा पिलर है। इसके अंदर हम लोग अति कुपोषित बच्चे, जिसको सैम बोलते हैं, मध्यम वर्गीय कुपोषित बच्चे, गर्भवती महिलाएं एंड एडोलेसेंट गर्ल्स बिटवीन द एज ऑफ 11 to 18 ईयर्स, इन सारे लोगों को हम लोग एबिस पहल के अंतर्गत उसके गायनोकोलॉजिकल चेकअप से लेके उसके पीडियाट्रिशियन के चेकअप से लेके उनको पोषण आहार देना, ये सारी चीज़ें हम हेल्थ और न्यूट्रिशन में करते हैं। पर्टिकुलरली एबिस ने लॉन्च किया है ऑगमेंटेड THR। ये एक ऐसा पोषण पाउडर है और जो राशन है जो गवर्नमेंट वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेशन में एबिस ने दिया है एंड इंडिया का पहला कंपनी है जो इस ऑगमेंटेड THR को इंडिया में अति कुपोषित बच्चों के लिए दिया है। और इसमें हमारा अभी तक जो रिव्यू आया है, यूनिसेफ ने हमारा सर्वे किया है, हमारा इम्पैक्ट एनालिसिस किया है। सो 70% इज़ द रिकवरी रेट जो इस पोषण आहार को कंज्यूम किया है, जो अति कुपोषित बच्चे 0 to 5 ईयर्स के एज लिमिट में है। पहल हमारा एक प्रोग्राम जिसमें बच्चों को कल सुनहरा पहल प्रोग्राम है आपका ये। पहल प्रोग्राम है। फिर एक सुनहरा कल है कि ऐसे बच्चे जो हमारे एम्प्लॉय के या समाज के जो 10 और 12 के बीच में, उनको ला के हम साल में 2-3 बार ट्रेनिंग देते हैं और काउंसलिंग करते हैं जी जी। कि तुम आगे क्या बन सकते हो। तो उसके लिए हम लोगों ने एक 5 करोड़ का फंड रखा है कि ऐसे बच्चों को 5 करोड़ का फंड है वो। फंड होता है जिसको वो बच्चे उस फंड से आगे अपने एजुकेशन को पूरा कर लेंगे। अभी 1 साल हुआ इसको लॉन्च किए, मेरे ख्याल से कुछ बच्चे इसमें आगे ड्रिल के बाद आगे भी जा रहे हैं। तो इस तरीके से हम अपने साथ अपने से जुड़े हुए लोगों को और अपने समाज के लोगों को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहते। आज हम अपने पोल्ट्री फार्मर्स को बेहतर से बेहतर सर्विस देने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। ना ही केवल उनको डे टू डे बेसिस के ऑपरेशंस को मॉनिटर करने के लिए हमने उनको BTP का ऐप दिया है, इसके साथ ही साथ ओपन हाउस टू EC हाउस को कन्वर्ट करने में भी हम उनको हेल्प करते हैं, जिस प्रोजेक्ट का नाम है परिवर्तन। आज परिवर्तन में मॉडर्न फार्मिंग के थ्रू हजारों फार्मर्स हमसे रोज की रोज जुड़ रहे हैं। परिवर्तन फार्मर को हम 25% फाइनेंशियल सपोर्ट भी देते हैं जो कि इंटरेस्ट फ्री रहता है और उनके बैच के GC में से हम उसको डिडक्ट करते हैं 1.5 साल के अंदर। इस टाइप का सपोर्ट कोई भी कंपनी नहीं करती है और हमारा करने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि फार्मर को जो आज उनकी सबसे बड़ी समस्या है फाइनेंस की, उसमें हम हेल्प कर सकें। IB ग्रुप का टोलागांव प्लांट में 2200 टन के फीड प्लांट के अंदर खड़े हैं। यहाँ पे हमारा जो प्लांट है 100% फुल्ली ऑटोमेशन है। हमारे MD सर का एक गोल था कि हमारे जो हर घर में जो प्रोटीन पहुँचे वो एक अच्छी फीड से बन के जाए। को ध्यान में रखते हुए हमारे प्लांट में इतना ऑटोमेशन है कि हम जब फीड बनाते हैं तो स्टार्ट से लेकर एंड तक मैनुअल एडिशन है ही नहीं हमारा। हम जो यहाँ पे फीड बनाते हैं वो इंडिया में और एशिया में हमारे पास जो सिस्टम है, जो टेक्नोलॉजी है, इंडिया और एशिया में किसी के पास भी नहीं है। डेट इज़ कॉल्ड द हाइजेनाइजर फीड। हमारा जो फीड बनता है 100% प्योर फीड बनता है, टोटल 0 बैक्टीरियल काउंट के साथ रहता है हमारा। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ IB ग्रुप के पास है। भविष्य की क्या योजनाएं हैं? अब IB ग्रुप कहाँ जाने वाला है, कैसे जाने वाला है, क्या रास्ता अख्तियार कर? IB ग्रुप का सिर्फ एक ही टारगेट है, घर घर के अंदर मेरा चिकन प्रोटीन पहुंचना चाहिए अगर वो नॉनवेज फैमिली है। अभी हम देख रहे हैं घर का फ्रिज खाली रखा है, उसके अंदर बर्फ जमता है। हम चाहते हैं वहाँ पे हमारा चिकन रहना चाहिए, बस बर्फ नहीं हो, चिकन हो, चिकन होना चाहिए वहाँ पे। तो वो हमारा टारगेट है, घर के फ्रिज में चिकन चाहिए मुझे। बहादुर अली की कहानी हमें सिखाती है कि सपने कितने भी छोटे हों, अगर उनमें जुनून और मेहनत हो तो वो आसमान छू सकते हैं। ये कहानी है मेहनत की, हिम्मत की और उस जुनून की जो हर मुश्किल को पार कर मंजिल तक पहुंचाती है।
बहादुर अली का ये सफर हमें बताता है कि सपने वो नहीं जो टूट जाएं, सपने वो हैं जो आपको टूटने ना दें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।